खाना खाते रहो, जिसको भूख लग रही है वो खाना खाते रहे और पढ़ते रहे, ठीक है ना। पानी रख लो, खाना रख लो, खाते रहो, कोई मना थोड़ी है। खाते रहो और पढ़ते रहो बस, ठीक है। डिस्प्ले पे दिख रहा है बच्चे कुछ आप लोगों को? क्या आ रहा है? ठीक है, भारत में जेंडर और राजनीति, ठीक है। जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है ना, जो भारत में राजनीतिक प्रक्रिया है बच्चे, उसका ये अगला टॉपिक है बच्चे, ठीक है ना। ये अगला टॉपिक है, नया फ्रेश टॉपिक है बच्चे, जहाँ पे हम जेंडर और राजनीति को समझेंगे बच्चे, ठीक है ना। जेंडर और राजनीति को एक प्रकार से क्या किया जाएगा समझने की कोशिश करेंगे बच्चे यहाँ पे, ठीक है ना। तो सभी लोगों के डिस्प्ले पे दिख रहा है बच्चे? ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले एक चीज़ हमें समझना होता है, ठीक है, कि लैंगिक समानता क्या होती है, ठीक है ना। लैंगिक समानता, ठीक है। जैसे भारत में महिला, अच्छा ये बताओ, क्या भारत में महिला और पुरुष दोनों को एक समान दर्जा दिया गया है, या पुरुषों को भारतीय समाज में ज़्यादा महत्व दिया जाता है और महिलाओं को भारतीय समाज में कम महत्व दिया जाता है? क्या स्थिति है आप लोगों के अनुसार? तुम लोगों का क्या एक्सपीरियंस है जेंडर को लेकर बच्चे? सारी लड़कियां ही हैं और तुम ही लोगों से रिलेटेड मुद्दा है, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम सोच कर बताओ कि जेंडर को लेकर क्या स्थिति है महिला और पुरुष में बच्चे, ठीक है ना, मेल और फीमेल में। तो जो हाँ बच्चे, सर समान तो नहीं दिया जाता, हाँ। पर विधि के समक्ष हमें फंडामेंटल राइट्स तो सबको दिए गए हैं, हाँ हाँ। कि समान होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर हम देखा जाए तो महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि अब आजकल हमारे संसद में भी कुछ सीटें जो है मिलने लग गई है महिलाओं को, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि समान अधिकार पुरुष के और नहीं मिल रहा। बढ़िया, गुड, अच्छा लगा, ठीक है बच्चे। यही चीज़ें हैं कि संविधान तो बोलता है कि महिला और पुरुष जो हैं वो समान हैं, ठीक है, मतलब सामाजिक स्थिति दोनों की एक जैसी है, ये संविधान बोलता है बच्चे। राजनीतिक स्थिति एक जैसी है और आर्थिक स्थिति एक जैसी है, लेकिन जब व्यवहारिक रूप में तुम जाते हो बच्चे तो देखते हो कि जेंडर के आधार पे पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है समाज में, महिलाओं की स्थिति क्या हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है, ठीक है ना। जैसे आर्थिक निर्णय लेना है, घर में आर्थिक निर्णय लेना है, तो अगर मान लो कि वहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग हैंड है बच्चे, दोनों कमा रहे हैं, तब तो वहाँ पे सोचा जा सकता है बच्चे कि दोनों आर्थिक निर्णय लेते होंगे। लेकिन जो थोड़ा सा पुराना और परंपरागत समाज है बच्चे हमारा, ठीक है, वहाँ पे तुम देखोगे कि जो आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है समाज में, जेंडर के आधार पर वो किसको दे दिया गया है, पुरुषों को दिया गया है बच्चे, ठीक है, पुरुष को ही दिया गया। समाज में पुरुष कुछ भी कर सकता है, महिलाओं पे समाज में लेकर एक क्या है, प्रतिबंध है। तो जो महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लग रहा है बच्चे, वो जेंडर के आधार पे लगाया जा रहा है, न कि लिंग के आधार पे। सेक्स के आधार पे उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लग रहा है, उनके ऊपर जो प्रतिबंध लग रहा है वो जेंडर के बेसिस पर लग रहा है कि महिलाएं घर के कार्य करने के लिए बनी हुई हैं और जो मर्द होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो घर के बाहर के कार्य करने के लिए क्या है, बने हैं बच्चे। और जो जेंडर पे जो भेदभाव शुरू होता है बच्चे, ये समाज के द्वारा शुरू किया गया था, ये सामाजिक रचना है। जेंडर जो है वो एक सामाजिक रचना है बच्चे, वो आगे क्लियर होगी। यानी लैंगिक, उसमें मैंने लिखा है कि क्या है लैंगिक असमानता। तो वहाँ पे मैंने बताया था बच्चे कि लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पे महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जा रहा है और वे घर और समाज दोनों जगह पे शोषण, अपमान और भेदभाव से एक प्रकार से क्या है बच्चे, पीड़ित हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक असमानता। समाज में भी महिलाओं के साथ भेदभाव है। जिस संस्था में कार्य कर रही हैं बच्चे, किसी संस्था में वो कार्य कर रही हैं, वहां पर भी उनके साथ एक प्रकार से क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। जिन संस्था में कार्य कर रही हैं वहां पर भी भेदभाव है और वहां पर भी महिलाओं का एक प्रकार से आपको अपमान होते हुए देखने को मिलेगा और वहां पर भी वो एक प्रकार से क्या है बच्चे, पीड़ित हैं, ठीक है। संस्थाओं में भी पीड़ित है महिलाएं, समाज में भी पीड़ित हैं बच्चे और अपने घर परिवार में भी पीड़ित हैं बच्चे, ठीक है।
पुरुष जो है वो कहीं ना कहीं उस महिला का अपमान कर देता है बच्चे। ठीक है, हमारा समाज इसी प्रकार का है। दूसरी जो चीजें देखी गई थी बच्चे, एक प्लेटफॉर्म है, अंतर्राष्ट्रीय एक मंच है बच्चे, जिसको विश्व आर्थिक मंच बोलते हैं बच्चे। और विश्व आर्थिक मंच ने भारत में जेंडर को लेकर एक रिपोर्ट दी थी बच्चे। जेंडर के बारे में इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से एक रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट में भारत की जो स्थिति बताई गई है जेंडर को लेकर और महिलाओं को लेकर, वो 87वां है बच्चे, 87, और लगभग 189 देशों में 87 पर भारत का जो है वो स्थान है बच्चे। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया था, महिलाओं के सशक्तिकरण से था बच्चे। ठीक है, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण में मतलब महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में कितना अवसर प्राप्त हो रहा है उस चीज को जांचा गया। शैक्षणिक उपलब्धियां कितनी महिलाओं को मिल रही है उसका जांच किया गया। जीवन प्रत्याशा यानी महिलाओं की आयु कितनी है, अधिकतम आयु कितनी है उसको चेक किया गया था बच्चे। और स्वास्थ्य किस प्रकार का है उसको रखा गया था पैरामीटर में। और राजनीतिक सशक्तिकरण मतलब राजनीति में महिलाओं की कितनी भूमिका है, ये 5 मापदंड बनाए गए थे बच्चे। और इसी मापदंड पे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है बच्चे, उसने अपनी रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत की जो स्थिति है बहुत खराब है। ठीक है, भारत में जो स्थिति है वो बहुत खराब है। और इस देश में एक तो श्रम बल जो है बच्चे, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी जो है वो क्या हो रही है, प्रतिदिन घटती जा रही है। मतलब हर जगह तुम्हें महिलाएं कम ही मिलेंगी। एक सरकारी किसी स्कूल में तुम जाकर देखना तो पुरुष की संख्या ज्यादा होगी अपेक्षा महिलाओं के। तुम शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। स्वास्थ्य जो प्लेटफॉर्म है बच्चे, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहां पे भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, कम है। पॉलिटिक्स में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो कम है। ठीक है, सिविल सर्विसेज में अगर देखा जाए तो वहां पे भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, कम है बच्चे। तो इसको ही एक प्रकार से बोला जाता है लैंगिक असमानता। आई बात समझ में कि जहां जहां महिलाओं, संविधान तो बोलता है कि हर जगह पे महिलाओं का पुरुषों के समान ही क्या होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप में पुरुषों का जितना प्रतिनिधित्व समाज के क्षेत्रों में है उतना महिलाओं का नहीं है बच्चे। ठीक है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व उतना नहीं है। ये चीजें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बोला गया था बच्चे। अब बातचीत आती है बच्चे कि अच्छा लैंगिक जो असमानता है, जो जेंडर इनइक्वालिटीज है, जो जेंडर इनइक्वालिटीज है, जो लैंगिक असमानता है बच्चे, इसका कारण क्या है। तो एक समाजशास्त्री हैं बच्चे, ठीक है, समाजशास्त्री हैं, एक समाजशास्त्री हैं बच्चे सिल्विया वाल्वे। सिल्विया जो वाल्वे हैं उसने बोला कि महिलाओं की जो स्थिति इतनी खराब है समाज में, या महिलाओं के साथ जो लैंगिक असमानता है बच्चे, उसका कारण है पैट्रियार्ट्रिक, पितृसत्ता सामाजिक संरचना। यानी जो भारतीय सामाजिक संरचना है बच्चे वो कहीं ना कहीं पितृसत्ता है बच्चे। तो जहां भी पितृसत्ता सामाजिक संरचना होगी बच्चे, वहां पे महिलाओं पे पुरुष का क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। पुरुष का एक प्रकार से क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। पुरुष का एक प्रकार से क्या होता है, कंट्रोल होता है बच्चे। तो पितृसत्ता सामाजिक रचना में बच्चे महिलाओं का एक प्रकार से क्या होता है, शोषण किया जाता है, महिलाओं का एक प्रकार से दमन किया जाता है बच्चे। तो एक समाजशास्त्री जो सिल्विया वाल्वे हैं बच्चे, उन्होंने बोला कि पितृसत्ता व्यवस्था के बच्चे से, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण ही भारत में या विश्व में आपको लैंगिक असमानता दिखेगी बच्चे। तो लैंगिक असमानता का कारण तुम्हें क्या बताना है, पितृसत्ता व्यवस्था, पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है बच्चे, ये एक कारण है किसका, लैंगिक असमानता का बच्चे। क्लियर, लैंगिक असमानता का कारण, लैंगिक असमानता का अगर कारण तुमसे कोई भी पूछेगा बच्चे तो बताना है पितृसत्तात्मक सत्ता। अब तुमसे कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चे कि जो पितृसत्तात्मक सत्ता होती है बच्चे, इसका निर्माण कैसे होता है, पितृसत्तात्मक सत्ता बनती कैसे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जब औद्योगिकरण जैसी चीजों को जब बढ़ावा दिया जाता है, पूंजीवादी व्यवस्था को जब बढ़ावा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था और जो औद्योगिकरण है बच्चे, यही कहीं ना कहीं एक प्रकार से किस तरह की सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं, पितृसत्तात्मक सत्ता का एक प्रकार से क्या करते हैं, निर्माण करते हैं बच्चे। और भारत में बच्चे लैंगिक असमानता की जो शुरुआत होती है बच्चे, वो उत्तर वैदिक काल से होती है।
ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल से लैंगिक असमानता की नींव भारत में देखने को मिलती है बच्चे। वैदिक काल में नहीं था। जब तुम लोगों ने सुना होगा ना, ऋग्वेद का नाम सुना होगा। ऋग्वेद जो लिखा गया था बच्चे, ये वैदिक काल में लिखा गया था। और बाकी के जो 3 वेद हैं ना बच्चे, वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। और उत्तर वैदिक काल में ही बच्चे महिलाओं के साथ महिलाओं के साथ भेदभाव की शुरुआत होती है बच्चे। तो महिलाओं के साथ जो भेदभाव था, लैंगिक असमानता जैसी चीजें जो उत्पन्न होनी शुरू हुई थी बच्चे, वो उत्तर वैदिक काल से शुरू होती हैं, वैदिक काल से शुरू नहीं होती हैं। तो भारत में जो पितृसत्तात्मक सत्ता का जो निर्माण हुआ था बच्चे, उसके लिए हम कौन से एरा को या कौन से युग को बोलेंगे बच्चे? तो सीधा बोल देंगे कि उत्तर वैदिक काल जो था बच्चे, वहीं से पितृसत्तात्मक सत्ता का क्या होता है, निर्माण होना शुरू होता है और महिलाओं की स्थिति हीन होने लगती है। और जो महिला है बच्चे, वो एक स्वतंत्र रूप में न होकर वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप के ऊपर क्या हो जाती है, निर्भर हो जाती है। पहले वो माता पिता पे निर्भर होती है, फिर माता पिता के बाद से वो पति पर निर्भर होती है, और पति के बाद वो अपने बच्चों पे क्या होती है, निर्भर होती है। और निर्भरता ही बच्चे शोषण का कारण है। ये तुम्हें मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी बताया था। जो निर्भरता है, विकासशील देशों का जो शोषण है, वो विकसित देशों पे निर्भरता के कारण है बच्चे। तो अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर निर्भर है, चाहे वो अपने पति पर ही क्यों ना निर्भर हो, तभी भी उसका एक प्रकार से क्या होगा, शोषण होगा। अगर वो खुद अर्न कर रही है, खुद कमा रही है, तो उसका शोषण जो है वो कम होगा। हाँ रिचा मैम, क्या बोल रही हैं आप? हाँ, हर कोई नहीं है बच्चे। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो आर्थिक रूप में महिला स्वतंत्र है, मतलब जो खुद कमा रहा है, वो नहीं निर्भर होगी अपने पति पे। लेकिन हर एक महिला तो नौकरी भी तो नहीं कर रही है ना बच्चे। उनका परसेंटेज अगर तुम उठाओगे तो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो जो महिला काम नहीं कर रही है, वो अपने जरूरत की चीजों के लिए कहीं ना कहीं वो अपने पति के ऊपर ही क्या है बच्चे, वो एक प्रकार से क्या हो जाती है, निर्भर हो जाती है। ठीक है, और उसमें निर्भर, हाँ, ये भी शोषण ही है, घर में करो बाहर का मतलब क्या चीज है, तो ये भी अत्याचार ही है। हाँ, तो अत्याचार, यही तो समझा रहा हूँ। चलो समझ में तो आ गया, यही है अत्याचार, यही समझाया जा रहा है। औरत किसके ऊपर हो रही है? हाँ, तो यही तो मैं समझा रहा हूँ कि इसीलिए तुम लोग पढ़ो और नौकरी जल्दी से जल्दी पाओ। ठीक है, और बाकियों के लिए भी आदर्श बनो। ठीक है, कि दूसरे को भी लगे कि नहीं नौकरी, कि किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत ही नहीं पड़े, मैं खुद कमाऊंगी, खुद खाऊंगी, पति को भी मदद कर दूंगी। ठीक है, तो वो भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो एक डिसिप्लिन में रहेंगे, वो भी कंट्रोल में रहते हैं। तो जब ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें नहीं है बच्चे, उसीलिए तुम देखोगे कि एक प्रकार से शोषण जैसी चीजें होती हैं समाज में। यही समझाने और इन्हीं चीजों को लेकर बच्चे राजनीति की जाती है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं समाज में बढ़कर आगे आ रही हैं और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित राजनीति कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, और राजनीति के द्वारा महिलाओं को एक प्रकार से क्या करने की कोशिश कर रही हैं, अधिकार देने की कोशिश कर रही हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम लोगों को मैं, जैसे मुस्लिम समाज में तुम देखोगे जो 3 तलाक वाली समस्याएं थी, जो 3 तलाक वाली जो समस्याएं थी बच्चे, उसके लिए जो आंदोलन चलाया गया था, वो मुस्लिम समाज में जो शिक्षित महिला थी बच्चे, उन्हीं के द्वारा तो आंदोलन चलाया गया था। और उन्होंने आंदोलन चलाकर बाकी महिलाओं को एक प्रकार से क्या किया, तलाक जैसी चीजों से एक प्रकार से क्या कर दिया, उन्हें सुरक्षित कर दिया। तो कहीं ना कहीं बच्चे जेंडर को भी लेकर क्या होती है, राजनीति होती है बच्चे। तो जो महिलाएं हैं वो किसी भी दल को बोलेंगी मैं वोट तो आपको करूंगी, आपको वोट मैं दूंगी, लेकिन वोट मैं तभी आपको दूंगी जब आप मुझे ये गारंटी दें या ये वादा करें कि आप हमें नौकरियों में ठीक ठाक हमारा रिप्रेजेंटेशन आप क्या करेंगे, दिलवाएंगे। इसलिए मैं आपको क्या करूंगी, वोट दूंगी, नहीं तो नहीं वोट देंगे बच्चे। क्योंकि वोट तो महिलाएं भी करने जाती हैं, तो महिलाओं को अगर वोट करना है तो जो जिस लीडर को कर रही हैं उनसे अपनी मांगे रखें कि भाई मैं तो आपको वोट कर रही हूँ और ये सारी चीजें हमें क्या होनी चाहिए, समय पे प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए टॉपिक का नाम ही दिया गया था बच्चे, जेंडर और राजनीति। ठीक है ना, लिंग को भी लेकर, जेंडर को भी लेकर एक प्रकार से क्या होती है, राजनीति होती है। ठीक है ना। दूसरी चीजें, एक तो कारण मैंने बताया लैंगिक असमानता का पितृसत्तात्मक व्यवस्था, ये तो एकदम मोटा मोटा तुम्हें जीवन भर अब याद रखना है। जब तक तुम पढ़ा रहे हो और कुछ भी कर रहे हो तो कुछ नहीं आ रहा है, कहीं भी चिपका देना है कि महिलाओं का जो शोषण हो रहा है वो पैट्रियाटिक सिस्टम से हो रहा है,
उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। कहेगा कि नहीं शहरों में तो नहीं है, कहना शहरों में है, वो दिखता नहीं है व्यवहारिक रूप में, ठीक है ना, ठीक है ना, वो दिखता नहीं है ऐसा। नौकरियों में भी तो होता ही है शोषण। हाँ औरतों का। हाँ हर जगह होता है बच्चे, ऐसा नहीं, मैंने वही तो बोला कि अगर समाज बच्चे बोल सर उनको जैसे अवसर तो दे दिए जाते हैं, लेकिन बाद में वही काम कराया जाता है जिसमें वो बेनिफिट हो। हाँ जैसे पुरुष शारीरिक श्रम से मजबूत होते हैं। हाँ ये चीज़ें तुम लोगों को वहाँ पर भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा, फेमिनिज्म्स में ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। तो पोल साइंस का सिलेबस ही बड़ा है बच्चे, बहुत सारी चीज़ें तो रिपीट होने लगती है, वही चीज़ वहाँ पढ़ रहे हैं, यही चीज़ यहाँ पे पढ़ते हैं, तो वही चीज़। दूसरा जो कारण है बच्चे, भारत में महिलाओं की स्थिति जो इतनी निम्न है, इतनी लो है, लोअर जो स्टेटस दिया जा रहा है महिला, उसका एक कारण है गरीबी। देश में सबसे बड़ा कारण है महिलाओं की स्थिति कमजोर होने का कारण है गरीबी। एक परिवार है बच्चे जहाँ पे उस परिवार का जो मास्टर है, जो हेड है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। अगर उस घर में 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, तो सिंपल सी बात है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला जो है ना, वो लड़के को ज़्यादा महत्व दे देगा शिक्षा में। पहले देता था, अब तो बराबर का देते हैं। वो लड़के को ज़्यादा महत्व देगा और लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था वो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लगता है कि लड़कियों पे जो शिक्षा के लिए निवेश किया जा रहा है वो एक प्रकार से नुकसानदायक होगा। जो शिक्षा पे मुझे पैसा उसके खर्च करना है वो मैं उसे क्या कर दूंगा, दहेज में दे दूंगा बच्चे। तो जो ये दहेज प्रथा थी ना बच्चे, ये महिलाओं ने नहीं निर्मित किया था, ये पैट्रियाटिक सिस्टम ने खड़ा किया था। पितृसत्तात्मक समाज ने ही दहेज प्रथा जैसी चीजों का क्या किया था, निर्माण किया था बच्चे। और इस दहेज प्रथा ने क्या कर दिया, बहुत सारी महिलाओं को शिक्षा से क्या कर दिया, वंचित कर दिया। तो शिक्षा की कमी भी महिलाओं की स्थिति को क्या कर देगी, कमजोर कर देगी। अगर तुम्हें शिक्षा का अवसर प्राप्त नहीं हो बच्चे, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे अधिकार कौन से हैं, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार प्राप्त, शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, तुम लोगों ने शिक्षा लिया और फिर तुम लोगों ने समझ पाए तुम लोग कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बच्चे। तो जो लोग शिक्षा जिन्हें प्राप्त नहीं होता है, जिन्हें समाज का थोड़ा सा अनुभव प्राप्त नहीं होता है, उनका तो एक तरह से सोचो कि शोषण ही एक प्रकार से होता रहता है। और समाज में बहुत बड़े लेवल पर एक प्रकार से क्या होता है, शोषण होता है बच्चे। दूसरी चीजें बच्चे, संविधान तो बोलता है कि पुरुष और महिला को एक समान काम के लिए, ठीक है, एक समान काम है, एक जैसा काम है, तो एक जैसा ही क्या होना चाहिए, वेतन प्राप्त होना चाहिए। वेतन जो सैलरी होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं है बच्चे। सरकारी सिस्टम में तो है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलेगा तुम्हें, जहां महिला और पुरुष दोनों को बराबर सैलरी दी जा रही होगी, सॉरी। लेकिन जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होगी तो वहां पे एक प्रकार भेदभाव कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये चीजें एक प्रकार से क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। और वेतन इसलिए भी कम मिलना प्राप्त हो जाता है बच्चे महिलाओं को, कि जो उन्हें नौकरियां प्राप्त होती हैं बच्चे, उनको नौकरियां कम कौशल वाली दी जाती हैं, जिसमें कम स्किल लगता है। तो जिसमें स्किल ही कम यूज होगा बच्चे, तो वहां पे सैलरी क्या हो जाती है, एक प्रकार से कम हो जाती है। तो अगर स्किल ज्यादा हो लगे, जहां पे आपका अपने स्किल का ज्यादा यूज करना पड़े बच्चे, तो वहां पे आपको क्या होता है कि सैलरी ज्यादा देना पड़ता है। जैसे कोई लड़की इंजीनियरिंग कर रखी है, मेडिकल कर रखा है, जैसे तुम लोगों ने बीएड कर रखा है, ठीक है, एमए कर रखा है, ठीक है, तो तुम लोग एक स्किल्ड एक लेबर हो, तो तुम्हें सैलरी जो दी जाएगी बच्चे, तुम अपने अधिकारों के अनुसार सैलरी की मांग कर सकते हो। और तुम्हें कहें कि नहीं भाई इतने में करना है तो आप करिए, तो तुम बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर जा रही हूँ, ठीक है, दूसरा मैं कुछ कर लूंगी, मुझे ये काम नहीं करना। लेकिन वहीं पे जो अनस्किल्ड होगा वो उस काम को क्या कर लेता है बच्चे, ठीक है, तो जो कर लेता है। तो ये एक कारण होता है कि जो एक शिक्षित व्यक्ति होता है वो जानता है कि मेरी जो क्षमताएं हैं, जो मेरी शक्तियां हैं, जो मेरी स्किल है, वो कितने उपयोगी मेरे लिए हो सकते हैं। तो मेन एक कारण होता है समान वेतन का जो है वो स्किल की कमी बचे। स्किल अगर कम है तो उसकी वजह से भी एक समस्याएं जो है वो क्या होती है, खड़ी होती है, लैंगिक असमानता जैसी चीज। लड़कियों को बचपन से शिक्षित करना भी एक बुरा निवेश माना जाता है। मैंने बोला ना कि हमारा समाज जो पैट्रियार्टिक है, उस आज भी हमारे समाज को लगता है कि लड़कियां एक तरह से माता पिता के लिए बोझ हैं, और फिर वो बाद में पति पर बोझ बन जाती हैं, फिर बच्चे उनके हुए तो उसके ऊपर बोझ हो जाएंगे। तुम्हें ये चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी बच्चे। तो इसलिए जो माता पिता हैं बच्चे, वो पहले क्या करते थे, अपनी बच्चियों को शिक्षा नहीं देते थे। जो एक तो इतनी आर्थिक क्षमता भी नहीं होती थी कि शिक्षा दे पाए, और दूसरा हमें लड़कियों की शिक्षा के लिए जिस प्रकार के
व्यवस्था की जरूरत होती है बच्चे, आधारभूत संरचना की जो जरूरत होती है वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थित नहीं हो पाता था। तो मेन यहाँ पे कारण था बच्चे कि लोग लड़कियों की शिक्षा पर निवेशित नहीं करते थे बच्चे। पहले लोग लड़कियों की शिक्षा पर निवेशित नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि लड़कियों की अगर शिक्षा पे निवेशित कर दिया गया, पैसा लगा दिया गया उसके पढ़ाने पर, तो जब शादी होगी बच्चे तो सिंपल सी बात होती है कि जो दूसरी पार्टी होती है वो दहेज मांगेगा ही मांगेगा। और वहाँ पे फिर वो कहेगा कि जब शिक्षा में सारा पैसा दे दिया तो मैं दहेज कहाँ से दूंगा। तो फिर ये होता है कि घर पे लड़की को बैठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज इस प्रकार का है कि शादी नहीं करेगा दहेज लिए बिना। तो ये सारी चीज़ें जो थी बच्चे वो कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता के कारण माने जाते हैं बच्चे। और ये इसमें पूरा जो इनडायरेक्टली जुड़ी रहा उसका एक ही बस बताना है, पेट्रियार्टिक सोसाइटी। सीधा तुम्हें बोल देना है कि पितृ सत्तात्मक सत्ता की वजह से ही लैंगिक असमानता है। अगर लैंगिक असमानता आप चाहते हैं कि समाप्त हो या कम हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैट्रियाटिक सिस्टम जैसी चीज़ों को एक प्रकार से हमें क्या करना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है। और पैट्रियाटिक जैसी चीज़ों को हम समाप्त करके लैंगिक समानता ला सकते हैं बच्चे। लोगों ने कहा कि नहीं, हमने संविधान को तब निर्माण कर दिया है, हमने संविधान बना दिया है और उस संविधान में समानता का अधिकार है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, संविधान में बोला गया ना, विधि के सम्मुख समानता का अधिकार। ठीक है ना, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। लेकिन तुम व्यवहारिक रूप में क्या देखते हो कि संविधान तो बोलता है कि समानता का अधिकार होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप में बच्चे समानता जैसी चीजें दिखती नहीं है बच्चे। तो संविधान के द्वारा हमने, हाँ, जैसे आर्टिकल तुम्हारा एक तो 14, हाँ, उसमें नीचे जैसे अभी नोट्स में आएगा तो मैंने वहाँ पे संवैधानिक प्रावधान भी लिख दिया हूँ बच्चे कि किस तरह से हम लैंगिक समानता ला सकते हैं। तो लैंगिक समानता के लिए तो एक तो लैंगिक समानता के लिए जो साधन है बच्चे वो संविधान है, और संविधान में जो मूल अधिकार है बच्चे उसके द्वारा कहीं ना कहीं तुम लैंगिक समानता जैसी चीज़ों को क्या कर सकती हो, स्थापित कर सकती हो। लेकिन फिर समाज से लड़ना भी पड़ेगा, ऐसे नहीं होने वाला है वो इतनी चीज़ें। और संविधान लैंगिक लिखा तो गया है, लेकिन उसके लिए कुछ हमें कानूनों का निर्माण करना पड़ेगा, और उस कानून के लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार से किसकी जरूरत पड़ेगी, महिलाओं की जरूरत पड़ेगी संसद में बच्चे। तो संविधान के द्वारा लैंगिक समानता को कम किया जा सकता है बच्चे। और दूसरा एक कारण बताया गया था जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग ये ध्यान में रखना है, ये शब्द कई जगह तुम्हें सुनने को मिलेगा, जेंडर बजटिंग। जेंडर जो बजटिंग है बच्चे, जैसे बजट आता है ना, हर साल बजट आता है, तो उस टोटल बजट में एक्चुअली क्या होता है, सरकार अपना खर्चा बताती है एक साल का कि कहाँ कहाँ पे सरकार और किस किस योजना पे सरकार क्या करने वाली, खर्च करने वाली है। तो जेंडर बजटिंग का मतलब ये है कि महिलाओं के साथ जो एक असमानता है उसको कम करने के लिए बजट में कुछ अलग से धन की क्या की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी, और उस धन को खर्च करके हम क्या कर सकते हैं, समाज में लैंगिक असमानता को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बच्चे। तो लैंगिक जो समानता के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है बच्चे। और 2005 में जब बजट आया, बजट तो आता ही रहता है हर साल, 2005 के बजट में बच्चे एक तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बच्चे और शिशु कल्याण के लिए एक प्रकार से जेंडर बजटिंग का कंसेप्ट दिया गया था। जेंडर बजटिंग का मतलब ये होता है कि टोटल बजट जो है बच्चे, जो टोटल बजट है उस टोटल बजट में से कुछ पैसा निकाल कर आप किसके लिए रख लें, महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। उसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, जेंडर बजटिंग बोलते हैं। सर ये जो हमारा आर्टिकल 15 है उसके भाग 3 में भी तो राज्य ने महिलाओं और बच्चों के लिए, हाँ वो आर्टिकल 15 थर्ड में है, ये संवैधानिक, हाँ ये संवैधानिक प्रावधान है बच्चे। तुमसे पेपर में यही पूछेगा कि लैंगिक जो एक लैंगिक आधार पे जो आंदोलन चल रहे हैं बच्चे, इस आंदोलन को हमें क्या करना है, कम करना है और महिलाओं को अधिकार देने हैं बच्चे, तो किसके द्वारा आप दे सकते हैं। तो तुम बोलोगे कि संविधान में जो मूल अधिकार है बच्चे उसमें आर्टिकल 15(3) के द्वारा दिया जा सकता है। राजनीतिक निर्देशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है उसके द्वारा भी हम दे सकते हैं बच्चे। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है बच्चे उसको लागू करके भी लैंगिक समानता लाई जा सकती है बच्चे। तो ये तो संवैधानिक प्रावधान है जिसके द्वारा हम जेंडर को क्या कर सकते हैं बच्चे, जेंडर में महिलाओं को क्या किया जा सकता है, महत्व दिया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पे अभी मैं कर रहा था जेंडर बजटिंग पे। जेंडर बजटिंग समझ में आप लोगों को, मतलब बजट में से कुछ धन बाहर निकाल लिया जाए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बच्चों के विकास और कल्याण के लिए। उसी को जब बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, जेंडर बजटिंग बोलते हैं। इसको समझा लोगे ना किसी को तुम लोग,
पहुंचा देंगे सर, कई ठीक। सब ठीक है, नीचे आओगे बच्चे तो एक शब्द कभी कभी सुनने में आता है महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है ये समझना होता है। सशक्तिकरण का मतलब होता है बच्चे महिला के जितने महिला जो है बच्चे जो फीमेल है मेरे पास, जो हम लोग के फीमेल हैं, जो नारियां हैं, उनका हमें एक प्रकार से सशक्तिकरण करना। सशक्तिकरण का मतलब है कि उनके सामर्थ्य को बढ़ाना है बच्चे, उनके कार्य के सामर्थ्य को क्या करना है, बढ़ाना, उनमें नैतिकता का एक प्रकार से क्या करना है, विकास करना है, और उनमें एक आत्म छवि कि भाई लोग मुझे मेरे नाम के वजह से जाने, न कि मेरे बच्चे के नाम के वजह से न जाने मुझे, न तो मेरे पति के नाम से मुझे न जाना जाए, न तो पिता के वजह से मुझे न जाना जाए। मुझे जो पहचान हो समाज में वो मेरे वजह से हो, सेल्फ इमेज होनी चाहिए आपकी, वो सशक्तिकरण के अंतर्गत आता है। आत्मविश्वास बच्चे, सशक्तिकरण में एक शब्द आता है आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना बच्चे महिलाओं का। और महिलाओं का आत्मविश्वास तब बढ़ेगा जब आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे बच्चे, और समाज में उन्हें अवसर मिलना चाहिए समाज में भागीदार बनने का। आप अगर उन्हें घर से बाहर ही नहीं निकलने देंगे ना, और एक ही बार आपने बोला कि एक काम करते हैं अब तुम जाकर दिल्ली में तुम पढ़ाई करो, और उससे पहले आप कभी उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहे थे, तो उसको दिल्ली में आकर पढ़ने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी बच्चे। रास्ता पार करने में उसे डर लगेगा कि भाई इतनी गाड़ियां रोड पे नहीं देखें। तो ये चीजें जर्नलिस्ट होती है कि सशक्तिकरण का मतलब उसका आत्मविश्वास शुरू से बढ़ाया जाए बच्चे। जितना आप आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लड़के को पेरेंट्स जो हैं वो लड़के को सपोर्ट करते हैं बच्चे, उतनी ही सशक्तिकरण में महिलाओं का भी आत्मविश्वास बढ़ाना होता है। शिक्षण और विकास, ठीक है, मतलब उनका शिक्षण व्यवस्था आप करिए, ठीक है, शिक्षण और उनका विकास होना चाहिए। विकास मतलब उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ये सारा विकास उनका होना चाहिए बच्चे द्वारा शिक्षा। पहुंच मतलब वो किसी भी चीज के लिए तरसे ना, किसी भी चीज के लिए परेशान ना हो बच्चे, हर एक चीज तक उनकी क्या होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए अपनी इच्छा से बच्चे। उनको खाने की इच्छा है तो ये नहीं कि किसी से परमिशंस लेना पड़ रहा है उसे, ठीक है, कुछ उसे खरीदना है तो उसके लिए उसे कहीं ना कहीं परमिशंस लेना पड़ रहा है, ये नहीं, उसके पास वो एक पहुंच होनी चाहिए, वो आसानी से उस चीज तक क्या कर सके, पहुंच जाए। दूसरा विकल्प आप उनको दीजिए ज्यादा से ज्यादा। ऐसा नहीं कि लड़कियों को सिर्फ टीचर बनाकर आप छोड़ दीजिए कि लड़कियां जो है उनके लिए विकल्प में सिर्फ टीचर होगा। लड़कियों के लिए विकल्प के रूप में एक प्रकार से क्या होना चाहिए कि विकल्प में उनके लिए एक प्रकार से मेडिकल भी लाइन होनी चाहिए, पॉलिटिक्स भी होनी चाहिए, सिविल सर्विसेज भी होनी चाहिए, डिफेंस में जानी चाहती है तो डिफेंस भी उनके लिए क्या होना चाहिए, विकल्प होने चाहिए। अगर वो एक बढ़िया एंटरप्रेन्योरर बनना चाहती है, एक उद्योगमी बनना चाहती है बच्चे, तो एक बेहतर एंटरप्रेन्योरशिप्स बनना चाहती है बच्चे, तो उसके लिए भी उसके पास क्या होना चाहिए, विकल्प होने चाहिए बच्चे। और दूसरा सशक्तिकरण में उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच लाना होता है कि हर समय वो सकारात्मक ही सोचे, नकारात्मक नहीं। जैसे तुम लोग को कितना भी पढ़ा दूंगा तब भी होगा कि पेपर कैसा आएगा, खराब हो जाएगा पेपर, ठीक है ना, तो वो सोच नहीं होनी चाहिए। सोच जो होनी चाहिए बच्चे वो पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको सकारात्मक तरीके से क्या करना है, सोचना, और वो शिक्षा के द्वारा हो सकता है कि आपकी सोच जो है वो क्या कर दी जाए, सकारात्मक कर दी जाए बच्चे। तो सशक्तिकरण का मतलब समझ में आया बच्चे? अब तुमसे अगर कोई पूछे सशक्तिकरण अगर कहीं शब्द लिखा है तो मतलब उसके ये सारे डायमेंशंस होते हैं बच्चे, ठीक है। अब एक चीज और भी समझ लो कि जेंडर और लिंग में अंतर क्या होता है। ये दोनों सेम चीज नहीं है बच्चे, जेंडर और लिंग में अंतर होता है बच्चे। जेंडर जो है वो समाज के द्वारा रचित एक क्या है, विचार है। जेंडर जैसी चीजें जो है वो एक सामाजिक रचना है बच्चे, और जो लिंग है बच्चे ये शारीरिक रचना है। जो शरीर की पहचान होती है बच्चे वो लिंग के द्वारा होती है। मेल फीमेल का शारीरिक रचना देखने के बाद ही आप बताते हो कि लड़की है ये लड़का है बच्चे, ठीक है। तो ये चीजें, जो जेंडर है वो समाज के द्वारा रचित किया जाता है, और लिंग जो है वो एक प्राकृतिक होती है बच्चे, ये एक शारीरिक रचना होती है। शरीर की रचना को देखकर तुम बता सकते हो कि ये किस लिंग में आएगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, अब 3 लिंग है बच्चे, ध्यान में रखना, ठीक है ना। 3 जेंडर आते हैं उसमें, एक तो मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, और तीसरे जो किन्नर होते हैं बच्चे जिनको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, थर्ड जेंडर बोला जाता है। तो 3 जेंडर है बच्चे, और वो तीसरा जो रचना वो भी किसके आधार पे की गई है, शारीरिक रचना के आधार पे की गई है। जेंडर जो है बच्चे ये एक परिवर्तनीय विचार है। जेंडर जो है वो परिवर्तित होता रहता है, ठीक है ना। जेंडर को लेकर विचार, यानी महिलाएं जो है जेंडर के आधार पे ही बोला गया था कि महिलाएं घर के कार्य करने के लिए बनी हुई हैं,
जेंडर के आधार पे ही बोला जाता है कि महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर होती है। जेंडर के ही आधार पे कुछ लोग बोलना शुरू कर दिए थे कि महिलाएं जो है वो मानसिक रूप से भी क्या होती हैं, कमजोर होती हैं, जिसको जेएस मिल ने क्या किया था बच्चे, प्रोटेक्ट किया था। जेएस मिल पहला फेमिनिस्ट है, ये ध्यान में रखना, पहला नारीवादी विचारक है जिसने ये बोला था कि महिला और पुरुष में सिर्फ शारीरिक अंतर होता है, फिजिकल डिफरेंसेस दिखेगा, पुरुष थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, महिलाएं कमजोर होती है, लेकिन महिलाएं बौद्धिक रूप में और मानसिक रूप से कमजोर नहीं होती हैं। आई बात समझ में? तो ये बात सबसे पहले जेएस मिल ने बोला था बच्चे। तो जेंडर जैसी जो चीजें हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से समाज में क्या करती हैं, समस्या पैदा करती है बच्चे। तो जेंडर जो है वो परिवर्तनीय है। तो जेंडर में ही परिवर्तन लाके बच्चे हम क्या कर सकते हैं, राजनीतिक तरीके से जेंडर में परिवर्तन लाकर, जेंडर से संबंधित विचारों में परिवर्तन लाकर हम महिलाओं की राजनीति में भागीदारी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं बच्चे। और जेंडर जो है परिवर्तनीय है बच्चे, और ये समय समय पर संस्कृति तक परिवर्तित जो है होता रहता है बच्चे, ठीक है ना। तो जो जेंडर है बच्चे, ठीक है ना, जो जेंडर है वो एक प्रकार से परिवर्तनीय है, क्योंकि देखो संस्कृति क्या होती है कि महिला जो लड़कियां होती है उनकी संस्कृति बना दी गई है समाज के द्वारा कि लड़कियां जो है वो घर के कार्य करने के लिए बनी हुई हैं, ये संस्कृति होती है। लड़कियों को जो पहनना है कपड़ा, वो भी सामाजिक रचना जो है, सामाजिक जो संरचना है वो डिसाइड करता है, हमारा परिवार डिसाइड करता है कि लड़कियां क्या पहनेंगे, लड़के क्या पहनेंगे। लेकिन गांव में जेंडर संस्कृति देखना, गांव का जेंडर संस्कृति देखना और एक दिल्ली का बच्चे या शहरों का जेंडर संस्कृति देखना, उसमें बहुत बड़ा अंतर तुम्हें देखने को मिलेगा। गांव में लड़कियां वही सूट सलवार पहन रही होंगी, लेकिन जब शहर में आओगे बच्चे तो लड़कियों का जो ड्रेस है पहनने का तरीका वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो जेंडर इसीलिए क्या है, परिवर्तनीय है बच्चे। कहीं पर तुम्हें किसी तरह का जेंडर दिखेगा, कहीं पर किसी तरह का। गांव में तुम जाओगे तो महिला सिर्फ घर का काम कर रही है, ठीक है, लेकिन जब शहर में तुम आते हो बच्चे तो वहां पे महिला घर का भी काम कर रही है और बाहर भी काम कर रही है। तो जेंडर जो है वो परिवर्तनीय होता है, वो जेंडर एक जैसा नहीं हर जगह पे होगा। गांव में अगर जेंडर देखा जाएगा, जेंडर को जब तुम परिभाषित करोगे तो बोलोगे कि गांव में तो सारी महिलाएं बस घर का काम कर लेती हैं और आसपास अगर उनके खेत हैं तो खेतों पे थोड़ा मोड़ा चली जाती हैं। लेकिन शहरों में अगर हम जाते हैं बच्चे तो वहां पे जेंडर में हम क्या देखते हैं कि महिला घर का भी कार्य करती है और बाहर भी कार्य करती है, नौकरियां करती है ना बच्चे। तो इसी को जेंडर परिवर्तनीय या समय समय तथा संस्कृति से क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है बच्चे। क्लियर हुआ? यस सर। लिंग जो होता है बच्चे अस्थाई होता है, लिंग नहीं बदला जा सकता है। मेल फीमेल फिक्स है बच्चे, ये अब चेंज नहीं हो सकता है। हाँ, बदलने के लिए तुम्हें मेडिकल साइंस की मदद लेनी पड़ेगी, वैसे नेचुरली चेंज नहीं होने वाला है। जेंडर जो है बच्चे वो क्या होता है, पदानुक्रमित होता है। जेंडर पदानुक्रमित का मतलब ये होता है कि समाज में पुरुष को ऊपर रखा गया है और महिलाओं को क्या कर दिया गया है, नीचे रख दिया गया है। इसको पदानुक्रमित बोलते हैं बच्चे। क्लियर हुआ? समाज में जब आओगे तो पुरुष ऊपर है बच्चे, ठीक है ना, पुरुष की खूब तारीफ होगी बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। तो जेंडर जो होता है वो पदानुक्रमित होता है बच्चे, लेकिन लिंग जो होता है वो पदानुक्रमित नहीं होता। लिंग में मेल फीमेल, बस बात खत्म हुआ, कोई पद नहीं बना है। किसी फॉर्म में हो सकता है कि मेल ऊपर हो जाए, फीमेल को ऊपर रख दिया जाए, मेल को नीचे रख दिया जाए, लेकिन समाज में सुपीरियर किसको दिया जाएगा, मेल को बच्चे। घर में अगर बाहर से कोई आदमी आएगा, उस घर में महिला है तो वो सीधा उस घर के पुरुष से बात करता है, उस घर की महिला से बात नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जेंडर सामाजिक रचना है बच्चे। जो फोर्थ पॉइंट है बच्चे, जेंडर एक व्यक्ति की स्त्री संबंधित / पुरुष संबंधित भूमिका का निर्धारण करता है बच्चे। जेंडर जो है ना, जेंडर में व्यक्ति में महिला और पुरुष दोनों आते हैं। तो अगर कोई महिला है बच्चे तो वो सिंपल सी बात है कि उसे अगर कोई चीज पूछनी हो तो वो कहीं ना कहीं महिला से ही पूछनी चाहेगी वो बच्चे, पुरुष से नहीं पूछेगी। अगर बाहर समाज में है बच्चे और उसे किसी बारे में सूचना एकत्र करना है, कहीं आने जाने से संबंधित या कुछ लेने से संबंधित, तो कहीं ना कहीं किससे पूछेगी बच्चे, जनरली वो पूछती है महिला से ही बच्चे। उसे कहीं भी जाना है पब्लिक प्लेस में तो महिला से ही पूछेगी जनरली, लेकिन जो पुरुष है बच्चे वो किससे पूछता है, पुरुष से पूछता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या होती है कि एक पहचान हो जाती है कि नहीं, मुझे महिला से नहीं पुरुष से ही पूछना है बच्चे, जब विकल्प नहीं होता है तब। लेकिन जो लिंग होता है बच्चे वो जीवन के जैविक तथ्य होते हैं, ठीक है ना। जैविक आधार पे लिंग जो होता है वो क्या होता है, तय किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना
लिंग और जेंडर में यही अंतर है बच्चे। और पूरी राजनीति जो होती है वो लिंग के आधार पे नहीं होती है, राजनीति जो हो रही है वो जेंडर पे हो रही है, क्योंकि जेंडर परिवर्तनीय है। तो महिलाएं भी चाहती हैं कि अब हमारा प्रतिनिधित्व उतना ही होना चाहिए जितना पुरुषों का समाज में है, हमारा प्रतिनिधित्व जो होना चाहिए वो कम नहीं होना चाहिए बच्चे। क्लियर हुआ जेंडर और लिंग में? ठीक है बच्चे। अब जब 4th पेज पे आओगे तो स्वतंत्रता से पूर्व युग में लैंगिक आंदोलन, मतलब जब देश नहीं आजाद हुआ था बच्चे, तो उस समय भी लैंगिक असमानता थी, और उस लैंगिक असमानता में तो बड़ा अमानवीय कार्य किया जाता था बच्चे, बहुत बड़े बड़े अमानवीय कार्य होते थे, जैसे सती प्रथा। अब जो सती प्रथा था बच्चे, उसमें पुरुष को जलाया जाता था या महिला को जलाया जाता था? महिलाओं को जलाया। तो जो पूरा अमानवीय कार्य हो रहा था वो किसके साथ हो रहा था बच्चे? तो महिलाओं के साथ हो रहा था। तो जो लैंगिक असमानता स्वतंत्रता से पहले थी बच्चे, उसको कम करने के लिए उस समय के जो समाज सुधारक थे ना बच्चे, उन्होंने बड़े लेवल पर एक प्रकार से क्या किया था, आंदोलन चलाया था समाज सुधारकों के द्वारा। जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया, दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा चलाया गया था, विवेकानंद के द्वारा चलाया गया था। ये जो समाज सुधारक थे बच्चे, इनके द्वारा नारियों के अधिकारों के लिए बच्चे, महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें सती प्रथा जैसी चीजें अमानवीय थी बच्चे। किसी महिला का पति अगर डेथ कर जाता था तो उस महिला को उसके पति के साथ ही क्या कर दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। सोचो आदमी कितना पागल हो गया है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का अमानवीय। जो विधवा विवाह था बच्चे, मतलब विधवाओं का तो पुनर्विवाह हो ही नहीं सकता था। विधवाओं को समाज में माना जाता था ये कलंक है और समाज में इनकी भागीदारी नहीं हो सकती थी बच्चे। तो जो विधवाएं हैं वो समाज में दोबारा से अपना जीवन क्या कर सकती हैं, शुरू कर सकती हैं बच्चे। इसके लिए सामाजिक जो सुधारक आंदोलन थे, जो समाज सुधारक आंदोलन थे बच्चे, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर किया। बाल विवाह बच्चे होते थे, और बाल विवाह में सबसे बड़ी समस्या जो होती थी वो लड़कियों को होती थी, महिलाओं को होती थी, ठीक है, बाल विवाह जैसी चीजें। और महिलाओं की जो शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं थी बच्चे, इस प्रकार के जो मुद्दे थे, ये सारे मुद्दे जो उठाए गए थे, ये सारे जो मुद्दे उठाए गए थे उस समय, तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं जो उठाए जा रहे थे बच्चे, ये सारे मुद्दे जो एक प्रकार से उठाए जा रहे थे महिलाओं के अधिकारों से संबंधित, ये सारे मुद्दे उठाए गए थे एक प्रकार से समाज सुधारकों के द्वारा। तो ध्यान में रखना बच्चे, स्वतंत्रता से देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, उससे पहले लैंगिक समानता के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे थे बच्चे, वो आंदोलन किसके द्वारा चलाया जा रहा था, समाज सुधारकों के द्वारा। ये तुम्हें याद रखना है बच्चे। और जब देश स्वतंत्र हुआ बच्चे, उसके बाद महिलाओं के लिए जो आंदोलन था वो, उसमें समाज सुधारकों की भूमिका तो कम हो गई, महिला जो संगठन थे उनका एक प्रकार से विकास हुआ, और महिलाओं ने महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए एक प्रकार से आंदोलन चलाना शुरू किए थे बच्चे। 1819 में बच्चे मिशनरी होते थे, यानी जो क्रिश्चियंस कम्युनिटीज होती थी, उन्होंने कन्या विद्यालय खोलने शुरू किए, क्योंकि महिलाओं को एक प्रकार से क्या किया जाए, शिक्षा दिया जाए। और महिलाओं को जब शिक्षा प्राप्त होगा बच्चे, तभी जाकर महिलाएं अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से क्या कर सकती हैं, समझ सकती हैं बच्चे। महिलाओं की शिक्षा की बात शुरू हुई थी। इसके बाद से आओगे बच्चे, तो उसी काल में जब देश में स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन चल रहा था, तो उस काल में आओगे तो 2-3 महिला लीडर हैं बच्चे, जिन्होंने महिला आंदोलन की एक प्रकार से नींव रखी थी। जैसे एनी बेसेंट है बच्चे, उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी भारत में। शारदा बेन मेहता हैं बच्चे, सरोजनी नायडू हैं जो यूपी में राज्यपाल भी बनी थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, अबू बेगम हैं। इन महिलाओं ने महिलाओं से संबंधित क्या किए थे, एक प्रकार से आंदोलन चलाए थे, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित आंदोलन चलाए थे। तो एक प्रकार से ये महिलाओं के लिए एक प्रकार से आइडल रोल है बच्चे। महिलाओं से संबंधित एक संघ का निर्माण हुआ बच्चे, जिसको अखिल भारतीय महिला संघ बोलते हैं। और इस संघ की जो स्थापना की गई थी बच्चे, महिला अखिल भारतीय जो महिला है बच्चे, ऑल इंडिया जो वुमेन्स यूनियन है बच्चे, इसकी जो स्थापना होती है वो 1927 में होती है। और मार्गरेट कंजन्स ने किया था बच्चे। और इसका काम था, जो ये संगठन थे, इसके कार्य मैंने नीचे लिख रखा है बच्चे। उस कार्य में मैं बताया गया कि महिलाओं का राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिलाना, मतलब राष्ट्र में बच्चे महिलाओं का एक प्रकार से क्या होना चाहिए, बराबर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए बच्चे। इस तरह की चीजें उठनी शुरू हुई थी बच्चे। दूसरी जो चीजें थी, इस संगठन ने
हिंदू बाल विवाह अधिनियम को अस्तित्व में लाया था। इसी संगठन के प्रयासों से बच्चे हिंदू बाल विवाह अधिनियम आया था, जहाँ पे बाल विवाह को क्या किया गया था, रोका गया था बच्चे। और इसी संगठन ने एक प्रकार से बहुपत्नी प्रथा, जो बहुपत्नी प्रथा थी बच्चे, जहाँ पे पतियों को एक से अधिक, पुरुषों को एक से अधिक शादी करने का अधिकार दिया जा रहा था। जो पर्दा प्रथा था बच्चे, उसमें भी बहुत सारी चीजें गलत होती थी। जो दहेज प्रथा था बच्चे, उसके खिलाफ पूरा अभियान जो चलाया गया था बच्चे 1927 और उसके बाद के समय में बच्चे, वो अखिल भारतीय महिला संघ के द्वारा चलाया गया था बच्चे। ये ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है बच्चे। इसके बाद आओगे तो महात्मा गांधी ने भी प्रयास किया बच्चे, जिसके वजह से स्वतंत्रता जो आंदोलन थे बच्चे, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी क्या हुई, बढ़ चढ़ कर हुई। महिलाओं ने जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित आंदोलन में जो भाग लेना शुरू की थी बच्चे महिलाओं ने, वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के प्रयासों के वजह से ये सारी चीजें हुआ था बच्चे। आगे जब आओगे बच्चे तो सुभाष चंद्र बोस हैं बच्चे, उन्होंने भी महिलाओं के उत्थान के लिए एक संगठन का निर्माण किया था, जिसको महिला राष्ट्रीय संघ बोलते हैं बच्चे। महिला राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना की गई थी महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए बच्चे, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये संघ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी बच्चे। आगे आओगे बच्चे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं के लिए जो आंदोलन हुए थे, और उस आंदोलन के बाद महिलाओं के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए थे बच्चे। जैसे अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 15(3) में देखोगे, जहां महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा की बात की जाती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आओगे DPSP में, जहां आर्टिकल 39A है, जहां पे पुरुष और महिला दोनों को एक प्रकार से क्या होना चाहिए, रोजगार का प्रावधान किया गया है और समान वेतन प्राप्त होनी चाहिए बच्चे। 73वें और 74वां जो संविधान संशोधन है बच्चे, वो पंचायती राज और नगर पालिका से क्या है, संबंधित है बच्चे, जहाँ पे महिलाओं के लिए 1/3 सीटें क्या होनी चाहिए, आरक्षित होनी चाहिए बच्चे। और लास्ट मैंने एक पॉइंट लिखा था, महिलाओं की सुरक्षा और विकास और उनके उत्थान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या की गई थी बच्चे, आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये स्वतंत्रता के बाद भी जो महिला आंदोलन थे बच्चे, उस महिला आंदोलन ने महिलाओं को कुछ अधिकार दिलाने में एक प्रकार से क्या किया, मदद किया था बच्चे, और कुछ संवैधानिक प्रावधान हो पाए थे बच्चे। एक स्कॉलर हैं बीना मजूमदार बच्चे, जिन्होंने संविधान में लैंगिक समानता अपना लेने से महिलाओं की अपनी स्वतंत्र पहचान का सपना जो था वो पूरा हुआ बच्चे। संविधान में जो लैंगिक समानता है बच्चे, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को ये अधिकार दे देता है कि महिलाएं स्वतंत्र हैं अपनी पहचान समाज में बनाने के लिए बच्चे। यही बीना मजूमदार का स्टेटमेंट है बच्चे। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं 1970 के दशक में लैंगिक मुद्दे कौन से थे बच्चे। ठीक है, तो 1970 के दशक में बच्चे एक महिलाओं के जांच के लिए 1971 में एक समिति बनी थी। उस समिति ने महिलाओं से संबंधित एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट का नाम है बच्चे टूवर्ड्स इक्वालिटीज, जिसमें यह बताया गया था कि भारत में जो लिंग अनुपात है वो बहुत तेजी से क्या हो रहा है, कम हो रहा है बच्चे। तो महिलाओं का जो लिंग अनुपात कम हो रहा है, जैसे बिहार तुम देखोगे कि यूपी में भी कम मिल जाएगा तुम्हें लिंग अनुपात, हरियाणा में तो बहुत कम है, पंजाब में जाओगे तो बहुत कम मिल जाता है लिंग अनुपात। तो कहीं ना कहीं ये बोला गया था कि जो लिंग अनुपात है बच्चे, ये बहुत बड़ी समस्या करेगा भविष्य में। तो लिंग अनुपात को कम करने का तरीका ये है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए और महिलाओं को अवसर दिया जाए सरकारी योजनाओं के द्वारा। तो पंचायत में आरक्षण दिया गया कि महिलाएं पॉलिटिक्स में आ सकती हैं बच्चे। ठीक है, और जो इस पीरियड जो था 70 का जो दशक था बच्चे, इस 70 के दशक में महिलाओं से संबंधित जो आंदोलन थे वो आंदोलन समाज सुधारकों के द्वारा नहीं, महिलाओं के द्वारा ही चलाया जा रहा था। और उसमें एक बहुत फेमस महिलाएं बच्चे, जिन्होंने महिलाओं के विकास के लिए और महिला आंदोलन के लिए एक संगठन का निर्माण किया था, जिसको सेवा बोला जाता है बच्चे। 1972 में आया था SEWA, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ईला भट्ट के द्वारा क्या किया गया था, इसको स्थापित किया गया। तो ये नाम तुम्हें याद रखना है बच्चे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, पोल साइंस के इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चे। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है, ईला भट्ट के द्वारा ये महिलाओं के उत्थान और विकास से संबंधित सेवा संगठन का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था बच्चे। क्या बच्चे 1973-74 में आओगे बच्चे, तो वहाँ पे तुम्हें माओवादी संगठन है बच्चे, उन्होंने भी महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए
एक संगठन का निर्माण किया था बच्चे, माओवादी जो संगठन है बच्चे, उन्होंने जिस महिलाओं के जिस संगठन का निर्माण किया था बच्चे, उस संगठन का नाम है प्रोग्रेसिव्स महिला संगठन। तो जो प्रोग्रेसिव्स महिला संगठन की स्थापना हुई थी बच्चे, वो प्रोग्रेसिव्स महिला संगठन की स्थापना जो की गई थी वो माओवादी संगठन के द्वारा किया गया। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है बच्चे, जो प्रोग्रेसिव्स महिला संगठन है, ठीक है, प्रोग्रेसिव जो महिला संगठन है बच्चे, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो 1973 और 74 में बच्चे माओवादी जो संगठन थे उनके द्वारा किया गया था बच्चे। और 1975 में बच्चे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है बच्चे, उसने 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में क्या किया था? मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस ईयर में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया गया था बच्चे? तो क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको 1975 क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बच्चे। और वहाँ पे महिला मुद्दा ही सबसे अधिक क्या था बच्चे? प्रभावी था। तो महिला मुद्दा को ही एक प्रकार से क्या किया गया था? प्रभावी बनाया गया था बच्चे। और महिला मुद्दा जो और प्रभावी हुआ बच्चे, महिला मुद्दा और भी जो प्रभावित हुआ था वो 1975 में चिपको आंदोलन, ठीक है ना, जो पर्यावरणीय मुद्दा था बच्चे, इसमें महिलाओं ने अपने को क्या किया? पेड़ों से चिपका लिया था, ठीक है, पेड़ों की कटाई हो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो महिला हैं बच्चे, महिलाओं की भूमिका इस प्रकार से राजनीति में बढ़नी शुरू होती है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो आज इसमें थोड़ा सा टॉपिक और है बच्चे, वो मंडे को करेंगे, कल नहीं करेंगे। कल संडे है ना, तो कल छुट्टी है आप लोगों की, ठीक है। तो कल आप लोगों को पढ़ना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। नोट्स मैंने वैसे भी तुम लोग को व्हाट्सअप कर दिया, तो अगर आज ही तुम लोग देख लोगे बच्चे तो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सो के खाना खा के एक बार देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे? ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। अब मंडे को मिलेंगे फिर इसे, ठीक है बच्चे। ओके सर। ओके बच्चे, बाय, गुड आफ्टरनून बच्चे।